नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगी आप सभी का हमारे इस बेहद विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, अक्सर हम अपना भविष्य जानने के लिए इच्छुक रहते हैं और कई बार हम अपना भविष्य जानने के लिए अपनी कुंडली या अपने हाथों को किसी पामिस्ट को दिखाते हैं। दर्शकों, कहते हैं कि हमारी किस्मत जो है वो हमारे हाथों की रेखाओं में ही होती है। तो आज इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इस विषय पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वानी वेदायनी जी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं वानी जी का। वानी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू जी। वानी जी, जैसा कि हम इस कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं हस्तरेखाओं के बारे में, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले यही बताएं कि हस्तरेखाएं है क्या और हस्तरेखाओं के माध्यम से हम क्या क्या जान सकते हैं। जी, हस्तरेखा विशेषकर ऑकल्ट साइंस का एक बहुत ही गूढ़ विषय है और हस्तरेखा से हम अपनी पूरी लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ही जान सकते हैं। और हस्तरेखा के माध्यम से हम अपना टोटल भविष्य, जो भी हमारी लाइफ है, क्या हमें ज़िंदगी में करना है, किस फील्ड में हमको जाना है, हम उस माध्यम से वो सारी चीज़ें जान सकते हैं। तो वानी जी, अगर बात की जाए हस्तरेखा के इतिहास की, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि हस्तरेखा हमारे जीवन में आई कैसे, ये किस शास्त्र से हमारे जीवन में आई है, कैसे इसका अध्ययन कर सकते हैं। सामुद्रिक शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें हम इन सभी आध्यात्मिक ऑकल्ट साइंस की विधाओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें हस्तरेखा भी एक विधा है और ये बहुत प्राचीन विधा है, अनादि काल से चली आ रही है। और हस्तरेखा प्राचीन काल से और प्रेजेंट तक बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। बहुत सारे लोगों ने इसमें अध्ययन किया है और इसके अध्ययन के साथ ही लोगों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं और समय के साथ ये विधा चेंज होती चली आ रही है। देश कहते हैं कि देश, काल और परिस्थिति के हिसाब से हर चीज़ चेंज हो जाती है। हमारे देश की पूरी पॉपुलेशन में जितने भी 1.4 बिलियन लोग हैं, उतने ही हाथ हैं और उतनी ही रेखा हैं। किसी भी एक व्यक्ति के हाथ की रेखा दूसरे व्यक्ति के हाथ की रेखा से नहीं मिलती है। तो इसलिए ये इतना ह्यूज सब्जेक्ट है जिसमें जितने हाथ हैं उतनी ही विधाएं हैं और उतनी ही रेखाएं, उतने ही प्रिडिक्शन है और उतनी ही जानकारियां हैं। तो अब प्राचीन समय से चला आ रहा ये विषय है जो बहुत विस्तृत है, छोटे से रूप में इसको समेटा नहीं जा सकता। वानी जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि हाथों में बहुत सी रेखाएं होती हैं, लेकिन कुछ लोग किसी दुर्भाग्य के कारण ऐसे होते हैं जिनके पास हाथ नहीं होते जी। तो ऐसे में क्या उनका कोई भविष्य नहीं होता? क्या वो अपने भविष्य के बारे में नहीं जान सकते? उसके हाथ के अलावा भी और भी विधाएं हैं जिनके हाथ नहीं होते। ऐसा नहीं कह सकते कि उनका कोई भविष्य नहीं होता है। रेखाएं हाथ में भी होती हैं, रेखाएं माथे पर भी होती हैं और रेखाएं पैरों में भी होती हैं। मान लीजिए किसी के हाथ नहीं है, इवन पैर भी नहीं है, तो भी हम उसके भविष्य के बारे में बता सकते हैं। उसका जन्म और प्रश्न कुंडली के आधार पर भी जब कोई सामने हमारे आता है और प्रश्न पूछता है, उस प्रश्न कुंडली के आधार पर भी हम उसका भविष्य बता सकते हैं। जरूरी नहीं है कि किसी के हाथ नहीं है तो हम उसका भविष्य नहीं बता सकते। उसके भविष्य, जिसने जन्म लिया है उस व्यक्ति का प्रारब्ध और उसका अंत सब कुछ निर्धारित होता है। जो एक ऑकल्ट साइंस की और भी कई विधाएं हैं जिनके द्वारा हम उसे पर्सन को देख के, उसकी पर्सनैलिटी देख के, उसके कर्म को देख के, उसके आधार पर उसका प्रिडिक्शन हम दे सकते हैं। तो वानी जी, जैसा कि अभी आप बात कर रहे थे कि जो ये विद्या है वो सामुद्रिक शास्त्र में से आई है। सामुद्रिक शास्त्र। तो जैसे कि अगर बात की जाए डॉक्टर्स की पॉइंट ऑफ व्यू की, कि डॉक्टर्स का ये कहना होता है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो मुट्ठी बंद होने के कारण उसकी हस्तरेखाएं बनती है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मुट्ठी बंद होने पर एक लिमिटेड रेखाएं तो बन सकती हैं, लेकिन जब कोई भी एक बच्चा इस धरती पर आता है, जन्म लेता है, जिस माहौल, जिस एनवायरनमेंट में, जिस परिवार में उसका जन्म हुआ है, अगर हम हस्तरेखा की बात करें तो एक परिवार के सिमिलर परिवार में हस्तरेखाएं बहुत सारी सिमिलरिटी लिए हुए होती है, जिसको हम अपना प्रारब्ध कहते हैं। एक बच्चा अपने प्रारब्ध के कारण जन्म लेता है। विज्ञान जो कहता है, विज्ञान भी सही है, विज्ञान को मैं गलत नहीं ठहराती हूँ, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है। हम अपने कर्मों के आधार पर अपनी रेखाएं बदल भी सकते हैं, सुधार भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। अगर हम जैसे माहौल में रहेंगे, सपोज
हम अगर नेगेटिव माहौल में रह रहे हैं तो हमारी हाथ की रेखाएं ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगी, क्योंकि हमारी सोच उसी तरीके से विकसित होगी। यही हम अगर सकारात्मक माहौल में रह रहे हैं तो हम अपनी हाथ की रेखाएं 3 महीने में हम खुद अपने हाथ में अपनी रेखाओं में अपनी सोच से परिवर्तन देख सकते हैं। हम जिस दिशा में अपने आप को मोड़ना चाहते हैं, कुछ प्राइमरी रेखाएं होती हैं, उनको भी हम अपनी सोच से चेंज कर सकते हैं और अपना भाग्य खुद भी बना सकते हैं। वो हमारे हाथ में है। जी, तो वानी जी, अगर बात की जाए आपकी, तो मैं चाहूँगी कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि आपका पामिस्ट्री की तरफ कैसे इंटरेस्ट आया, आपने इसका अध्ययन कैसे किया और आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस से कैसे जुड़ी। मैं डॉक्टर वाणी विदायनी, बाय प्रोफेशन मैं इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ, लेकिन बचपन से ही मुझे आध्यात्म और ऑकल्ट साइंस की विधाओं में इंटरेस्ट था। जब मैं बहुत छोटी थी और मुझे जब रेखाओं के बारे में या हस्तरेखाओं के बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी, मैं किसी का भी हाथ लेके बैठ जाती थी और उनसे बोलना शुरू कर देती थी, और कोइंसिडेंटली वो बातें सही भी होती थी। तो जहाँ तक मेरा मानना है, जितने भी इस तरीके की अलौकिक विधाएं हैं, इनमें पढ़ाई तो अपने आप में मैटर करती है, क्योंकि हमें डिग्री लेना है तो हम एक व्यवस्थित चीज़ों को जान सकते हैं। पढ़ाई से ज़्यादा इस विषय में जो निर्भर करता है वो होता है आपकी साधनाएं। और मैं पिछले 10 साल से शिवयोग से जुड़ी हूँ और मैं साधनाएं कर रही हूँ। मेरी साधनाओं की जर्नी ने मुझे इस ऑकल्ट साइंस की तरफ रुझान और ज़्यादा पैदा किया, और मेरे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि जब मैं नॉर्मली किसी का हाथ देख के बोलती हूँ तो मुझे इसके बारे में डिटेल पढ़ाई भी करनी चाहिए। तो मैं और सटीक, क्योंकि मुझे पहले तो रेखाओं के नाम भी नहीं पता थे कि क्या होते हैं, बिना नाम पता किए मैं किसी का भी हाथ लेके बैठ जाती थी और उसको बोलना शुरू कर देती थी। फिर मैंने ऑर्गेनाइजेशन सर्च करना शुरू किया कि जब मुझे इंटरेस्ट था इसी फील्ड में काम करना है, तो विधिवत में पूरी तरीके से पढ़ाई करके इस फील्ड में काम करूं। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया, गूगल के माध्यम से मुझे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन दिखाई दिए, लेकिन नंबर 1 पे टॉप पे जो नाम था वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस। कोइंसिडेंटली बोले या यूनिवर्स का एक अलाइनमेंट बोले उस चीज़ को, कि वहाँ पर पता चला कि कोई डेमो क्लास ऑर्गेनाइज हो रही है, और वो डेमो क्लास मैंने अटेंड की। डेमो क्लास अटेंड करके कश्यप सर से जो भी उन्होंने मुझे जानकारी मिली वो मुझे इतनी अच्छी लगी कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करनी है। और इस इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करने के कारण जो मेरा आधा अधूरा ज्ञान था वो कंप्लीट हुआ, और आज मैं रेखाओं के बारे में, जो सर हमेशा उन्होंने उस समय कहा था कि आप किसी भी पर्सन को एक लिफाफा बंद करके दे देना कि इस समय में आपकी लाइफ में ये होने जा रहा है, तो उतना कॉन्फिडेंस अभी तो नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि मेरी इस प्रैक्टिस से और मेरी साधनाओं से बहुत जल्दी वो दिन आएगा कि मैं किसी को बता पाऊंगी। जब मैं अभी भी सिर्फ सीख रही हूँ, पढ़ रही थी, लेकिन उसके बाद भी मैंने जिसके हाथ देखे हैं उनका प्रिडिक्शन किया है, वो लगभग 90% तक सही निकला है। और उनकी जानकारियाँ जो मेरे सामने जो लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं आके, और वो मेरे उस प्रिडिक्शन से संतुष्ट भी। वानी जी, अभी जब आप अपने बारे में बता रही थी तो आपने कहा कि आप बिना रेखा का नाम जाने बता देती थी। जी, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि हमारे हाथों में कौन कौन सी रेखाएं होती हैं और कैसे पता चलता है कि ये रेखा हमारे जीवन के किस हिस्से से जुड़ी है। प्रमुख तो हमारे हाथ में 3 रेखाएं होती हैं, जिसको हम जीवन रेखा बोलते हैं, हृदय रेखा बोलते हैं और माइंड लाइन बोलते हैं। मतलब जीवन रेखा मतलब आपकी लाइफ लाइन, उससे आपकी उम्र का पता चलता है कि आपकी टोटल उम्र कितनी हो सकती है। बल्कि तीनों रेखाओं से, जिनकी जो प्रमुख रेखा है, जिनको हम कहते हैं मातृ रेखा, पितृ रेखा और मतलब जीवन रेखा, लाइफ लाइन से हम आपको अपनी एज बता सकते हैं, किस एज में आपकी लाइफ में क्या समस्या आएगी या किस एज में आप जाके कौन सा अचीवमेंट किस फील्ड में लेंगे, ये हम आपकी लाइफ लाइन देख के बता सकते हैं। उसी तरीके से हृदय रेखा को देख के आपकी हार्ट जिस माउंट से वो किस माउंट में टर्न हो रही, उस माउंट की
प्रमुख चीज़ें बता सकते हैं, उसका प्रिडिक्शन बता सकते हैं कि उस माउंट से आपको भविष्य में क्या लाभ होगा, या आपको कहाँ आके आपकी लाइफ में अलर्ट होना है, किस उम्र में आके आप कौन सी चीज़ों को फेस करेंगे, या किस उम्र में आके आपका रुझान कहाँ चेंज होगा। ये आपका हृदय रेखा, माइंड लाइन का मतलब ये होगा कि आपका ब्रेन का, आपका जॉब, प्रोफेशन, आपका माइंड किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, ये माइंड लाइन से। और इन तीनों रेखाओं से ही उम्र का भी अंदाज लगाते हैं। और उसमें सबसे प्रमुख रेखा एक है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा के लिए बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ विद्वानों का मत है कि भाग्य रेखा हाथ में ना होना ज़्यादा अच्छा है। वहीं दूसरे कुछ विद्वान का कहना यह होता है कि भाग्य रेखा से हम अपना पूरा जीवन का निर्धारण बता सकते हैं। इसी तरीके से छोटी छोटी मेन प्रमुख रेखाएं 3 और 4 होती हैं, बाकी पूरे हाथ में छोटी छोटी रेखाएं हजारों की संख्या में होती हैं, जिनसे उनके हाथ में पर्वत और रेखाओं से हम आपके सही ज्ञान, मतलब आपके बारे में एक सटीक जानकारी दे सकते हैं कि आपका हाथ कौन से तत्व प्रधान है, कौन सा एलिमेंट आपके हाथ में प्रधान है, आपको क्या काम करना चाहिए लाइफ में, और क्या प्रोफेशन आप चूज करके बेटर अपने आप को अचीव कर सकते हैं। ये हम हाथ की रेखाएं और हाथ के पर्वतों को देख के बता सकते हैं। जी, तो वानी जी, जैसा कि आपने कहा कि हमारी जो हस्त की रेखाएं हैं, जैसे हृदय रेखा, भाग्य रेखा, तो ये अलग अलग हमारे जो है जीवन को अलग अलग तरीके से प्रभावित करती हैं। जी, लेकिन जैसा कि अभी हमने बात की थी कि जिनके हाथ नहीं होते हैं उनके आप मस्तिष्क के माध्यम से बताते हैं, तो मस्तिष्क में भी क्या ये सारी रेखाएं होती हैं? मस्तिष्क में लिमिटेड रेखाएं होती हैं। हाँ, सारी रेखाएं तो नहीं होती, लेकिन फिर भी मस्तिष्क रेखा देखे व्यक्ति की उम्र, व्यक्ति के भाग्य के विषय में, व्यक्ति का किस डायरेक्शन में वो काम करेगा, काफ़ी हद तक बताया जा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता। उसके लिए फिर और दूसरी विधाएं हैं, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, वो और भी दूसरी विधाओं के माध्यम से हम उसके बारे में बता सकते हैं। जी, तो वानी जी की जैसा हम बात करें हस्त रेखाओं की, तो क्या पुरुषों और महिलाओं का हाथ देखते वक्त हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमें सीधा हाथ देखना है या उल्टा? प्राचीन विधा से, प्राचीन काल से जो चला आ रहा है, प्रचलन एक चला आ रहा है कि महिलाओं का उल्टा हाथ देखना चाहिए और पुरुषों का सीधा हाथ। उसके पीछे का कारण ये था कि पहले महिलाएं जो होती थी सिर्फ हाउस मेकर होती थी, घर में ही काम करती थी, और पुरुष जो अर्निंग, मतलब मेन हस्तरेखा देखने का पर्पस होता है कि हमारा अर्निंग का सोर्स, अर्निंग माध्यम। तो पहले के समय में एक जो अर्निंग मेंबर होते थे वो पुरुष ही होते थे, लेकिन आज के समय में सीनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया। और खासकर अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा प्रिडिक्शन, मैं जो प्रिडिक्शन करती हूँ वो बोथ हैंड से करती हूँ। तो जहाँ तक ये कहा जाता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों का जो लेफ्ट हैंड होता है वो प्रारब्ध का हाथ होता है और राइट हैंड होता है वो कार्मिक हाथ होता है। तो प्रारब्ध भोग और कार्मिक हाथ, तो महिलाएं भी अगर घर में भी काम कर रही हैं, अपने परिवार को सपोर्ट कर रही हैं, बेशक वो कोई पैसा नहीं कमा रही लेकिन एक सेविंग करके अपने परिवार की मदद कर रही हैं, तो महिलाओं और पुरुषों का दोनों का मेरे नज़रिए में दोनों हाथ देखे जाते हैं अगर वो वर्क। लेकिन हाँ, इसी के उत्तर अगर कोई लेफ्ट हैंडी है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो बाएं हाथ से काम करते हैं, तो फिर उनके लिए कार्मिक हाथ होता है बायां हाथ और प्रारब्ध हाथ होता है सीधा हाथ। तो इसी तरीके से वो प्रिडिक्शन चेंज हो जाते हैं कि प्रारब्ध, अगर लेफ्ट हैंडर व्यक्ति का काम करने का देखना है तो फिर प्रारब्ध देखने के लिए उसका सीधा हाथ देखा जाएगा और कार्मिक हाथ उसका उल्टा हाथ देखा जाएगा। तो महिलाओं पुरुषों के लिए दोनों समानता है, दोनों के लिए सिमिलरिटीज हैं, दोनों के एक जैसे ही हाथ देखे जाते हैं, कोई बहुत विशेष अंतर नहीं है। दोनों के हाथ में रेखाएं भी लगभग वही प्रिडिक्शन देती हैं, जो पुरुष के हाथ में दे रही वही महिला के हाथ में देती हैं। जी, वानी जी, वर्तमान समय में लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए बेहद संघर्ष करते हैं, वो किसी भी तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना संघर्ष किए भी उतनी ही सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो कुछ लोगों का कहना होता है कि इनके हाथों में तो राजयोग है। तो मैं चाहूँगी कि आप इस बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि राजयोग क्या है और इसका इतना महत्व क्यों है। जी, बिल्कुल सही सवाल किया आपने। राजयोग जानने का अभी एक जो प्रचलन है, आज से नहीं, राजयोग मतलब जिस समय से राजाओं का शासन शुरू हुआ, और ये कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है। राजयोग, राजाओं का शासन आज से शुरू नहीं हुआ है, हम सतयुग त्रेता युग से चला आ रहा है वो चीज़ें। लेकिन राजयोग का जो शाब्दिक अर्थ है, राजयोग का मतलब है कि आप
आपको वो सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हों जो एक राजा समान पुरुष को, मंत्री, नेता, मिनिस्टर जिनको प्राप्त होते हैं कि गाड़ी घोड़े भी हैं, बंगला भी है, नौकर चाकर भी हैं, और आपको फाइनेंशियल स्टेटस भी आपका बैलेंस है। तो राजयोग एक शब्द है। राजयोग एक घर में बैठे किसी भी पर्सन का, व्यक्ति का हो सकता है कि उस राजयोग कहीं ना कहीं प्रारब्ध से भी मैटर करता है कि आपने प्रारब्ध में इतने अच्छे कर्म किए हैं कि इस जन्म में आप वो सुख भोग रहे हैं, या आपके पास में इतना सब कुछ है कि आप वो सुख राजयोग बेसिक एक सुख भोगने का माध्यम है कि वो सुख आप घर बैठे भी बिना काम किए भी भोग सकते हैं। और बेसिक राजयोग एक लीडरशिप, मतलब अगर आप कोई कंपनी है तो आप एक लीडर, अगर आप किसी भी कंपनी के लीडर हैं या अपने घर में भी लीडर हैं, आपके एक टीम है जिसके थ्रू आप काम करवा रहे हैं, तो भी राजयोग है आपका। वाणी जी, अभी आपने हमें बताया था कि हम हस्तरेखाओं के माध्यम से अपने करियर के बारे में जान सकते हैं कि हमें क्या व्यवसाय चुनना चाहिए, क्या नहीं। तो क्या हम हस्तरेखाओं के माध्यम से अपने वैवाहिक जीवन के बारे में भी जान सकते हैं कि हमारा विवाह किस उम्र में होगा और हमारा वैवाहिक जीवन आगे कैसा चलेगा? क्या इस बारे में भी हम हस्तरेखा से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, हाथ में विवाह रेखा के माध्यम से हम विवाह की उम्र जान सकते हैं कि किस उम्र में किस व्यक्ति का विवाह होगा। विवाह की सफलता जान सकते हैं, विवाह की असफलता जान सकते हैं, विवाह रेखा किस तरफ मूव कर रही है। अगर विवाह रेखा में कोई कट है, क्रॉस है, तो असफलता जाहिर करता है। सिर्फ एकमात्र विवाह रेखा से ही विवाह की सफलता या उम्र नहीं जान सकते, और भी ऐसे माउंट होते हैं जिनसे हम विवाह के बारे में जान सकते हैं। विवाह रेखा तो एक सिर्फ विवाह रेखा जो संत होते हैं, जो संन्यास ले लेते हैं, उनके हाथ में भी होती है। विवाह रेखा का सबसे प्रचलित शब्द जो इंग्लिश में प्रचलित किया गया, यूनियन रेखा, यूनियन लाइन। यूनियन का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का यूनियन, यूनियन मतलब जुड़ाव। जो संत, जो ऋषि मुनि होते हैं, जो संन्यास लेते हैं, उनका जुड़ाव ईश्वर से होता है, तो उनके हाथ में भी विवाह रेखा होती है। इसका मतलब ये नहीं कि उनके हाथ में विवाह रेखा है तो उनका चूंकि वो अपने ईश्वर को अपना पति स्वरूप मानते हैं, तो उसको एक यूनियन बोलते हैं कि उनका यूनियन परमात्मा से है। तो एक जिनका नहीं विवाह हुआ हो या जिनका विवाह हो चुका हो, उनके हाथ में भी विवाह रेखाएं होती हैं, और एक से अधिक विवाह रेखा भी देखने को मिलती हैं। इसका ये मतलब नहीं होता है कि एक से अधिक विवाह रेखा है तो उसके बहुत सारे विवाह होंगे, नहीं, उसका कितने लोगों से जुड़ाव होगा, कितने लोगों से लगाव होगा। और वो जुड़ाव जनरली जो होता है वो अपोजिट जेंडर से होता है। पुरुष है तो महिला से, महिला है तो पुरुष से, या कोई संत है तो उसका ईश्वर से। तो ये जुड़ाव ही विवाह रेखा बताता है। उसकी सफलता असफलता उस रेखा की क्लियरिटी पर निर्भर करती है। जी, तो वाणी जी, जैसा कि हम बात कर रहे हैं हस्तरेखाओं की, तो आपने कहा कि हस्तरेखाओं के माध्यम से हमें पता लग जाता है कि हमारे आने वाले भविष्य में क्या क्या संकट आने वाले हैं। जी। तो क्या इन संकटों को टाला भी जा सकता है? क्या इनके उपाय भी होते हैं? जी बिल्कुल। हस्तरेखा में अगर मान लो हमारा लाइफ लाइन है, हार्ट लाइन है या माइंड लाइन है, किसी एज पर जाके हमको कुछ चिन्ह दिखाई देते हैं नकारात्मक। सपोज हस्तरेखा हार्ट लाइन है, उस पे आके अचानक से कोई गहरा डार्क धब्बा हो गया। जिस उम्र में आके वो धब्बा हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ वो लाइन वहाँ से कटी हुई दिखाई दे रही है, या वहाँ पर वो क्रॉस है, तो अगर हमको वो चीज़ पहले से पता चल जाती है कि हाँ इस उम्र में आके हमको ये समस्या आने वाली है, तो हम उसका उपचार पहले से ही रेमेडी करके उसको सुधार सकते हैं। अगर हमारे स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या किसी रेखा पे हमको नज़र आ रही है, तो हम प्रिकॉशन लेके सबसे पहले मेडिकल जो टर्म में डॉक्टरों को दिखाएंगे अगर हमको लग रहा है कि हमारी हार्ट लाइन में। उसके बाद जो हमारे व्यावहारिक उपचार हैं, जो एक दान होता है, मंत्र होता है, मंत्र की चैंटिंग होती है, दान होता है। मैं ज़्यादातर अपने जो मेरे क्लाइंट हैं उनको मैं जो रेमेडी सजेस्ट करती हूँ, वो जो पेड़ हैं जिससे एनवायरनमेंट में भी मदद मिलती है, उन पेड़ों को लगाने की सलाह देती हूँ जिससे एनवायरनमेंट सुधरता है और वो पेड़ उस ग्रह का प्रतिलक्षण कर रहे हैं। सपोज जैसे किसी को गुरु का उपाय बताना है मुझे कि किसी का गुरु खराब है,
या किसी का शनि खराब है या किसी का मंगल खराब है, उस एज में आके उसको वो समस्या आ रही है, तो मैं उनसे कहूँगी कि आप एक पेड़ लगाइए जाकर और उस पेड़ की सेवा कीजिए, और जो जो समस्याएं आपकी ज़िंदगी में आपको चल रही हैं, आप किसी व्यक्ति से या किसी पर्सन से शेयर ना करके आप उस पेड़ से अपनी समस्याएं शेयर कीजिए। और ऊपर वाले की, यूनिवर्स की इतनी मेहरबानी है कि उन लोगों की वो समस्याएं सॉल्व भी हुई हैं और उनको उसको उपाय भी मिला और वो ठीक भी हो गए। वानी जी, जैसे कि बात हो रही है हाथों की, तो क्या हाथों की हर एक चीज़ मैटर करती है? जैसे मान लीजिए हमारी उंगलियां हो गई, हमारे हाथों के नाखून हो गए, हमारे हाथों में तिल की बात कर ले, तो क्या एक एक चीज़ हमारे जीवन को प्रभावित करती है? जी बिल्कुल। हाथों इतना विस्तृत विषय है कि हाथ की एक एक छोटा मूव, चाहे वो हमारे पर्वतों के उभार हो, चाहे वो हमारी रेखाएं कहीं से कहीं जाकर मुड़ रही हो, या एक छोटी सी नई रेखा ने जन्म लिया हो, या कोई एक तिल नया जन्म ले लिया हो, या किसी पे आके क्रॉस बन गया हो, कहीं एक ट्रायंगल बन गया हो, कहीं एक वर्त बन गया हो, तो वो हर चीज़ किसी ना किसी ग्रह से कनेक्टेड होती है। वो जिस माउंट पे बना है, जिस रेखा पे बना है, जिस उम्र पे बना है या जिस ग्रह पे बना है, उस ग्रह को वो बताती है, और उस ग्रह के हम पहले से प्रिकॉशन होके जब हमें लग रहा है कि ये चीज आ गई है, और अगर मान लीजिए कि हमने जब देखा उसी समय वो एज है, तो हमें तुरंत जाके उसका उपचार करना चाहिए। जी वानी जी, जैसा कि हम बात करें अगर न्यूमरोलॉजी की या एस्ट्रोलॉजी की, तो उसमें ग्रहों का बड़ा रोल होता है। ग्रहों का जो प्रभाव है वो हमारे जीवन पर बहुत महत्व डालता है। बिल्कुल। तो क्या हाथ भी हमारे ग्रहों से जुड़े होते हैं? जी बिल्कुल। जैसे जो हम प्लानिटरी सिस्टम की बात करते हैं, हम अगर साइंटिफिकली भी इस चीज़ की बात करें कि जो हमारे सारे प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स, वो किसी ना किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरीके से हमारे हाथ में भी वो सारे प्लैनेट मौजूद हैं, सारे ग्रह मौजूद हैं। तो जो ग्रह हमारे हाथ में जो हम जब देखते हैं, उन ग्रहों वो ग्रह हमारे हाथ में किस कंडीशन में उठा हुआ है, दबा हुआ है, उस पर कोई निशान है, उसमें कोई एक नई चीज़ डेवलप हो रही, तो वो सारे उस ग्रह का हम उपचार करके उस ग्रह को ठीक भी कर सकते हैं और इनहेंस भी कर सकते हैं। जी, तो वानी जी, जैसे कि अभी इससे पहले हम ये बात कर रहे थे कि कोई नया तिल कभी जन्म ले ले तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो मैं चाहूँगी कि आप तिलों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं कि अगर किसी के हाथ में तिल है तो ये एक शुभ संकेत है या अशुभ? ये दोनों हैं। ये डिपेंड करता है कि तिल उसके किस माउंट पे बना है, किस ग्रह पे बना है और किस जगह पर बना है। तिल का बहुत सिर्फ एकमात्र शुक्र के माउंट पर अगर तिल बनता है तो थोड़ा सा सकारात्मक रिजल्ट देता है, अदरवाइज तिल जब भी हाथ में बनेगा तो वो अशुभ प्रभाव ही देगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर राहु के माउंट, हाँ, लेकिन अगर राहु के पर्वत पे तिल बन रहा है तो आपको प्रॉस्पेरिटी, पैसा, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, वो सारी चीज़ें दिलाएगा। अदरवाइज वो हाथ के जिस भी क्षेत्र में बन रहा है उसका एक नकारात्मक प्रभाव आपको ज़िंदगी में देखने को मिलेगा। तो वानी जी, अगर बात की जाए उंगलियों की, जी, तो अगर किसी की उंगली कम हो या फिर आमतौर पर हमारी 5 उंगलियां होती हैं, लेकिन कई लोग होते हैं जिनकी 6 उंगलियां भी होती हैं, तो क्या ये भी हमारे जीवन पर प्रभाव डालती हैं कि अगर किसी की उंगली ज़्यादा हो गई है तो इससे हमारा भविष्य अच्छा होगा या? जी हाँ, बिल्कुल प्रभाव डालती हैं वो चीज़ें, लेकिन नगण्य होता है बहुत। अगर मान लो जनरली हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, अगर एक कोई ऐसे समझ ली कि आपका हाथ है सीधा सा, एक नॉर्मल हाथ है, अचानक से आपको लगा कि यहाँ पे एक गांठ उठ गई, तो वो नकारात्मक हुई ना कि सकारात्मक। जी, तो इसी तरीके से उंगलियों का भी प्रभाव वही होता है कि वो सकारात्मक नहीं होता है। वो डेफिशिएंसी में, मतलब किसी भी चीज़ की एक अलग से उपज, तो वो सकारात्मक कैसे हो सकती है? क्योंकि एक ईश्वर ने हमको एक फिजिकल बॉडी दी है और फिक्स स्ट्रक्चर दिया है कि आपके हाथ में 10 उंगलियां हैं, आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं, आपका पेट है, आपका कमर है, और उसमें अचानक से एक कोई चीज़ नई पैदा हो गई तो आपकी हेल्थ इशू दिखाएगी, वो आपकी सकारात्मक परिस्थिति को दबा देगी, लेकिन आप उपचार करके उसे ठीक कर सकते हैं। जी, तो वानी जी, जैसे बात हो रही है उंगलियों की, तो उंगलियों में हमारे नाखून भी होते हैं। जी, तो क्या नाखून की शेप भी हमारे भविष्य के बारे में कुछ बता सकते हैं? जी बिल्कुल। हस्तरेखा में हाथ में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, चाहे वो नाखून हो,
हथेलियों का शेप हो, हथेलियों का कलर हो, ये सारी चीज़ें आपका माइंड। नाखून ज़्यादातर अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि जो कलाकार लोग होते हैं, जो पेंटिंग कर रहे हैं, किसी भी तरीके की कला में माहिर होते हैं, उनकी लंबी उंगलियां जो होती हैं पतली और लंबी, नाखून लंबे लंबे होते हैं। यही इसका उलट जो मजदूर वर्ग होता है, जो मेहनत कर रहा है, जो मजदूरी कर रहा है, उसके हाथ ठोस और कठोर होंगे, नाखून चौकोर और चपटे होंगे। तो नाखून के शेप से, नाखून के कलर से, नाखून के साइज से, हाथ के कलर से, हाथ के शेप से, उंगलियों की लंबाई से, हथेली की लंबाई से, इन सब से पूरा भविष्य का निर्धारण होता है। उससे सामने वाले के स्वभाव के बारे में हम पता लगा सकते हैं। इवन उसके प्रोफेशन के बारे में भी हम उसके हाथ का शेप और कलर, उसका फाइनेंशियल स्टेटस तक पता लगा सकते हैं। जी वानी जी, जैसा आपने कहा कि उंगलियों की शेप से भी पता चलता है, मैं चाहूँगी इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताएं कि जिसकी उंगलियां लंबी हैं, जिसकी छोटी हैं, तो वो क्या क्या संकेत देती हैं? पहली चीज़ तो सबसे पहली चीज़ होती है कि हमारे हिंदुस्तान में जो जितने मैंने देखे और भी मैं लोगों को देखती हूँ, 90% जो हाथ होते हैं, हथेलियाँ बड़ी होती हैं, उंगलियाँ छोटी होती हैं। तो जब हम उंगलियों की लंबाई की बात करते हैं, अगर उंगलियों की लंबाई हथेलियों से कम होगी तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो फास्ट डिसीजन मेकर होते हैं, मतलब वो जल्दबाजी में काम करने वाले। यहीं अगर उंगलियों की लंबाई बढ़ी हुई है तो वो संतुलित होते हैं। और अगर उंगलियों की जो सारी उंगलियां जिनकी हम बात करते हैं, उंगलियों के नाम होते हैं हमारी, जैसे तर्जनी है, मध्यमा है, कनिष्ठा है, अनामिका है, ये सारी उंगलियां भी ग्रहों को प्रतिलक्षित करती हैं। इन उंगलियों का बड़ा और छोटा होना, सपोज अगर हमारी तर्जनी उंगली बड़ी है, तर्जनी उंगली गुरु के ठीक नीचे होती है, गुरु पर्वत के नीचे होती है, तो वो उसका अगर वो बड़ी है तो प्रभाव बढ़ा देगी। अगर गुरु तत्व उसने बढ़ा दिया तो मतलब आपके अंदर लीडरशिप स्किल ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी और आप लीड करने की कंडीशन में आ जाएंगे। वहीं ठीक जो मध्यमा उंगली की अगर हम बात करें, उसकी लंबाई अगर ज़्यादा है तो मध्यमा उंगली प्रेजेंट करती है शनि को, शनि की चीज़ों को बढ़ा देगी, वो शनि का प्रभाव बढ़ा देगी आपके हाथ में। तो शनि का प्रभाव फिर उसके बाद में मतलब सिर्फ एक अकेली लंबाई से ही नहीं, फिर उसके बाद में हमें उसका माउंट देखना पड़ेगा कि वो सही है, बैठा है या नहीं है। उसके बाद हम उसका प्रेडिक्शन बता सकते हैं कि वो उसका प्रभाव शनि का बढ़ेगा तो वो नकारात्मक बढ़ रहा है या सकारात्मक बढ़ रहा है। यही बात करते हैं हम अनामिका की। अनामिका की उंगली को ये कहा जाता है कि इसकी जो रेखा, जो लाइन है, नर्व्स हैं, वो हार्ट तक जाती हैं। और जनरली हम अनामिका उंगली को पूजा पाठ में यूज करते हैं, मतलब ईश्वर तत्व, और वो सूर्य को रिप्रेजेंट करती है। और सूर्य आज के समय में एक जागृत ईष्ट है, जागृत ईश्वर है, जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो उस उंगली का प्रभाव भी सूर्य की रेखा है और उंगली वो बड़ा या छोटा होने पर हम उसका प्रभाव देख सकते हैं। वहीं हम बात करते हैं सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा की, जो कि बुध के पर्वत के ठीक ऊपर होती है। बुध मतलब विजडम, बुद्धि, इसका परिचय है। अगर उसकी उंगली की लंबाई ज़्यादा है तो आपका विजडम, आपका बिजनेस, आपका व्यापार में बढ़ोतरी प्रतिलक्षित करती है। तो आप अपने इन चीज़ों को देख के भी इस तरीके से पता कर सकते हैं। काफ़ी हद तक, लगभग 90% तक आप अपने बारे में जान सकते हो। 90% मेरी नज़र में इनफ होता है अपने बारे में या किसी के भी बारे में जानने के लिए। तो वानी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारी दी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।